प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूं वो खासतौर से एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध बात करने वाला हूं। शोषण के विरुद्ध अधिकार की आपका जो राइट है उसकी बात करने वाला हूं। ऐसे पॉलिटिकल साइंस जो आप क्लासेज ले रहे हैं उसमें आपको पढ़ाया भी होगा मेरे ख्याल से सर ने कि शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, वह आपसे बात हुई होगी। परंतु मैं एक आपको बहुत सिंपल, इसलिए मैं यहाँ बहुत साधारण तरीके से आपसे बात करूंगा। हमारा एक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपने यदि अच्छी तरीके से पढ़ा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, विरुद्ध अधिकार, यह आपका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 23 एंड 24 के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह बात कही हुई है। अब सवाल यह है कि एक्सप्लॉयटेशन है क्या। एक्सप्लॉयटेशन कई प्रकार का हो सकता है। जैसे मैं आपको जनरली बताऊं, मानव तस्करी, कबूतरबाजी बोलते हैं जनरली, जैसे दासी प्रथा, देवदासी प्रथा। आप जानते हैं साउथ में खास तौर से चलती है। या मैं आपको शोषण का एक तरीका हो सकता है वेश्यावृत्ति। अनैतिक माना जाता है समाज में, वेश्यावृत्ति समाज में अनैतिक मानी जाती है और ये एक इमोरल ट्रैफिक है। ये सब गैर कानूनी, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। दासियों की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी और कहने की जरूरत भी नहीं है। बारमली की कहानियां आपने सुनी होगी। देवदासी प्रथा, खासतौर से मंदिरों में लड़कियों को चढ़ा देना। दास प्रथा एक और तरीका हो सकता है। मानव तस्करी, यहां से लड़कों का बेचना, लड़कियों का बेचना, खासतौर से अलग अनैतिक कार्यों के लिए बेचना उनको, यह काम हो सकता है, यह अनैतिक। दूसरा शोषण का एक तरीका हो सकता है बेगार। ये जो बेगार हैं या बंधुआ मजदूरी, मैं इसको आपको बंधुआ मजदूरी कह दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बंधुआ मजदूरी, और अपने को मारवाड़ी में समझना है तो इसको कहते हैं आड़ी प्रथा। आड़ी, पहले आड़ी रखते थे, आड़ी, या आड़ी प्रथा भी कहते हैं। अलग अलग जगह पर बेगार को अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं आदिया मार कहते हैं, कहीं बारामासिया कहते हैं, कहीं बसैया कहते हैं, कहीं हाड़ी कहते हैं, कहीं हारी कहते हैं, कहीं हरवई कहते हैं, कहीं होलिया कहते हैं, कहीं जान कहते हैं, कहीं जीता कहते हैं, कहीं कामिया कहते हैं, कहीं खुंडित मुंडित कहते हैं, कहीं कुथिया कहते हैं, कहीं लेखेरी कहते हैं, मूंजी कहते हैं, मेट कहते हैं, मुनिश पद्धति कहते हैं, पलेरू कहते हैं, पाडियाल कहते हैं, पनाईलाल कहते हैं, सागड़ी प्रथा कहते हैं, सेजी सजावट कहते हैं, सेवक सेवकिया सेरू कहते हैं, या इसको कई जगह पर वेटी भी, साउथ में वेटी भी कहते हैं। तरीका समाज के अंदर कोई पद्धति हो सकती है इस प्रकार की जो एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा देती हो। इस प्रकार की प्रथाएं हो सकती है, सागड़ी प्रथा जैसी, हाड़ी प्रथा जैसी, ये तो नाम आपने सुने ही है। इसलिए ये जो है ये बेगार है। और ये एक्सप्लॉयटेशन जो है इसको रोकने को लेकर खासतौर से बात कहता है इनको मानव तस्करी, इसको कहते हैं मानव दुर्व्यापार। इसको मैं कह दूं मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार। और इस बेगार को निषेध हमारे संविधान के आर्टिकल के 3 में है, 23 में। और इसकी बात आपसे खास बताना चाहता हूं, इसके अंदर इस कार्य को
क्या कहा गया है, दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यह दंडनीय अपराध आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आर्टिकल 17 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दंडनीय अपराध है। हर संविधान के आर्टिकल को दंडनीय घोषित नहीं किया गया है, मगर आर्टिकल 23 दंडनीय अपराध है। और जिसको भी दंडनीय अपराध घोषित किया गया है उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 35 के अंतर्गत केवल और केवल किसको है, पार्लियामेंट को है। इससे रिलेटेड लॉ बनाना हो तो कौन बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी। इस पर राज्य का विधानमंडल कानून नहीं बना सकता। मेरा कहने का मतलब यह है, मानव तस्करी, दास प्रथा, देवदासी प्रथा, वेश्यावृत्ति, बेगार, बंधुआ मजदूरी से रिलेटेड यदि कानून बनाना है तो यह केवल और केवल पार्लियामेंट बनाएगी, ओनली पार्लियामेंट बनाएगी और कोई नहीं बनाएगा। यह आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लास के अंदर बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ा है, तो आपको पता है। विद्यार्थियों, इसको लेकर हमारे देश में जो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ये जो है इनको लेकर मानव दुर्व्यापार को लेकर एक कानून बनाया गया हमारे देश के अंदर 1956 के अंदर। स्टार्ट में कौन बनाएगी कानून, कहने की जरूरत है मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। इससे रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसको है, पार्लियामेंट को। अनैतिक व्यापार जिसको हम कहते हैं अनैतिक इमोरल, अनैतिक व्यापार प्रतिषेध अधिनियम या निवारण अधिनियम कहते हैं, निवारण प्रिवेंटिव अधिनियम 1956। वेश्यावृत्ति को, दासी प्रथा को, देवदासी प्रथा को, मानव तस्करी को रोकने को लेकर हमारी पार्लियामेंट के द्वारा 1956 के अंदर यह कानून बनाया गया। यह इसलिए बनाया क्योंकि हिंदुस्तान सरकार ने न्यूयॉर्क इंटरनेशनल कन्वेंशन के ऊपर हस्ताक्षर किए और अंतरराष्ट्रीय जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन था, मैंने कई क्लासों के अंदर यह बात बताई है, ये कन्वेंशन क्या है, यूएनए के अंतरराष्ट्रीय न्यूयॉर्क कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए हमने ये पर विद्यार्थियों कानून बनाया। स्टार्ट हमने 1950 में न्यूयॉर्क कन्वेंशन आया था, हमने उस पर साइन किए और जब हम यूएन के इस कन्वेंशन पर हमने साइन किए तो हमने कहा कि हम हमारे देश के अंदर इस मानव तस्करी और जो अनैतिक व्यापार है इस पर रोक लगाने को लेकर हम कानून बनाएंगे। और हमारी पार्लियामेंट के द्वारा 1956 के अंदर यह कानून बनाया गया। और बता देता हूं 30 दिसंबर 1956 को यह लागू हो गया। 30 दिसंबर 1956 को यह लागू हो गया। यह पूरे देश के अंदर लागू होता है, पूरे देश के अंदर ये लागू है, जिसमें किसी प्रकार की यदि वेश्यावृत्ति कोई करता है या इस प्रकार के किसी कार्य में लिप्त रहता है, कोई इस प्रकार के चकलागर खोलता है या मान लीजिए मानव तस्करी करता है, देवदासी दासी प्रथा को यदि बढ़ावा देने की कोशिश करता है, तो इस पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। इसको पीटा या सीटा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको पीटा एक्ट कह दीजिए या सीटा एक्ट कह दीजिए। पीटा का मतलब होता है प्रिवेंटिव ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, जो इसको बोला जाता है। ये एक प्रकार से बच्चियों और महिलाओं, ये किसको लेकर है, बच्चियों और महिलाओं को लेकर खासतौर से जो है तस्करी, मानव तस्करी, उनको लेकर अनैतिक व्यापार घोषित किया गया। कहीं वेश्यालय चलता है, कोई वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देता है, कोई किसी प्रकार के इस प्रकार के कार्य में लिप्त है, इस प्रकार का दुष्प्रेरक है, कोई एजेंट है। और वेश्यालय सीधी सी बात है, वेश्यालय उसे कहते हैं जहां एक महिला अपने देह व्यापार करती है, तो नहीं, वेश्यालय का मतलब, वेश्या मतलब जो अपने शरीर को बेचकर आर्थिक पैसा कमाती है, उसको वेश्या बोलते हैं। और हमारे यहां तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये काम किंवदंतियों में, कहावतों में, लोकोक्तियों में, कहानियों में बहुत सुना होगा, जिसको हम जल परी के नाम से भी जानते हैं। परियां, परी, ये परियों का, ये परिवरी, समझा दे, पहले अच्छा शब्द बोलते थे, परी बोलते थे। ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते। यदि कोई ऐसा करता है या इस प्रकार का दुष्प्रेरक है, इस प्रकार का कहीं चलाता है, और वेश्यालय में 2 या 2 से ज्यादा महिलाएं वहां देह व्यापार करती है तो वेश्यालय होता है। एक कोई महिला है तो उसको वेश्यालय नहीं बोला जाता। किसी पब्लिक प्लेस पर ऐसा नहीं कर सकते। इसको लेकर हमारे देश के अंदर कानून बनाएगा। दूसरा मैं आपको बता दूं, ये जो है बेगार को लेकर,
बेगार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसको बंधुआ मजदूरी के नाम से अपन जानते हैं, और इस पर रोक लगाने को लेकर हमारी सरकार ने, खासतौर से इंदिरा गांधी ने 1976 के अंदर इसको लेकर कानून बनाया गया, बंधित श्रम पद्धति। श्रम पद्धति कोई हो सकता है, आड़ी वगैरह जो भी है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये सब पद्धतियां जो मैं नाम कह रहा हूं, ये सब पद्धतियां हो सकती है। जो श्रम पद्धति उत्साधन अधिनियम 1976, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान यह कानून बनाया, और इस कानून के द्वारा मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, पार्लियामेंट में कठोर इसे दंड की सजा का प्रावधान किया गया। यदि कोई इस प्रकार का कार्य करता है तो 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इसमें 3 वर्ष तक की सजा और 2000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया कि उसको 2000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा, और दोनों भी हो सकते हैं, यदि स्थिति है दोनों हो सकते हैं। यह एक प्रकार का मैं आपको बता देता हूं संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय एवं जमानतीय, ये बात थोड़ा दें, ये अजमानती नहीं है, ये संज्ञेय और जमानतीय, कॉग्निजेबल कहा गया है, ये संज्ञेय है और ये जमानतीय अपराध है। यदि कोई ऐसा करता है, बंधुआ मजदूरी करवाता है, तो उसके लिए यह व्यवस्था होगी। यह कानून कौन बनाया? पार्लियामेंट ने। और इस कानून के अंदर मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं 27 सेक्शंस है, धाराएं हैं और 4 पार्ट हैं, अध्याय हैं जो इस कानून के अंदर है। याद रहे तो आपको इस बात को याद रखना है। मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत ही सिंपल बात बता देता हूं, यदि आपको रहे बंदित श्रम पद्धति उत्साधन अधिनियम 1976, आपको केवल यह ध्यान रखना है, केवल यह ध्यान रखना है। यदि आपको यह ध्यान रह गया तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका काम हो जाएगा। आपको कहेंगे सरकार बंधुआ बेगार प्रथा पर कब रोक लगाई या बंधुआ मजदूरी पर कब रोक लगाई, तो 1976। आपसे पूछे सीता एक्ट कब पास किया? 1956। किसको लेकर, किस आर्टिकल को क्रियान्वित के लिए बनाया गया? आर्टिकल 23 को ध्यान में रखकर ये दोनों कानून बनाए गए। विद्यार्थियों, इसके अंदर मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बताना चाहता हूं। इस कानून के अंदर, बंधुआ मजदूर के अंदर, इसके अंदर एक क्रियान्वयन अधिकारी की बात कही गई है, और जो क्रियान्वयन अधिकारी है वो कलेक्टर होता है। इस कानून का ध्यान रखिए, पूछ लेते हैं। क्रियान्वयन अधिकारी जो होगा वो कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यदि अपने आदेश से यह शक्ति किसी और को देना चाहे तो अन्य को दे सकता है। ये इस शक्ति को डीएम किसी अन्य को देना चाहे तो अन्य अधिकारी को भी ये दे सकता है। यदि उसको दे देता है तो वो इस काम को दे देगा। इस बेगार प्रथा को रोकने के लिए खासतौर से ये काम करने वाला अधिकारी होगा। इसके साथ मैं आपको बता देता हूं 2 कमेटियों का भी गठन किया गया है, खासतौर से ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसे सतर्कता समिति कहते हैं। एक जिला सतर्कता समिति की बात कही गई है, और दूसरी मैं आपको बता देता हूं उपखंड सतर्कता समिति के नाम से जाना जाता है। यह प्रावधान है। जिला सतर्कता समिति का जो मुखिया होगा वो कलेक्टर होता है, और जो ये कमेटी है, इस कमेटी का मुखिया एसडीएम होता है। सीधी सी बात है, उपखंड अधिकारी या डीएम, जिसको हम उपखंड मजिस्ट्रेट बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोलते हैं, ये इसका मुखिया होगा। इस कमेटी के अंदर मैं आपको बता देता हूं कुछ मेंबर्स होंगे जो कलेक्टर द्वारा और राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होंगे। इसमें मेंबर होंगे जो नाम निर्दिष्ट मेंबर होंगे। कैसे होंगे? सदस्य जितने भी होंगे वो नाम निर्दिष्ट होंगे, और नाम निर्दिष्ट या तो डीएम करेगा या स्टेट गवर्नमेंट करेगी। बहुत जरूरी है, याद रखने की बात है, खास बात है, मैं आपको बता देता हूं। यदि आपको ये बातें ध्यान रहती है तो ये काम कैसे होता है ये आपको बहुत सिंपल लगेगा। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, इसके अंदर डीएम 3 सदस्यों को मनोनीत करेगा। 3 सदस्य तो वो होंगे जो एससी और एसटी के होने चाहिए। इस सतर्कता समिति, जिला सतर्कता समिति, जो खास तौर से बंधुआ मजदूरी को रोकने को लेकर काम करती है, उन बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने को लेकर काम करती है, उन बंधुआ मजदूरों के प्रतिस्थापन को लेकर काम करती है, उनके लिए एक कमेटी होगी। उसमें 3 सदस्य एसटी एससी के, जिसको मनोनयन कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। इसके साथ 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे,
जिसका भी मनोनयन कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। इसके साथ में विद्यार्थियों एक सदस्य वित्तीय संस्था से होगा। वित्तीय संस्थाओं का मतलब यहां पर जो व्यापारी वर्ग है उस व्यापारी संस्था से कोई न कोई एक व्यापारी होगा जो इसके अंदर मेंबर होगा। 2 और 1 मेंबर ही होगा। इसके साथ में आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि विद्यार्थियों ग्रामीण क्षेत्र से खास तौर से काम करने वाले लोग हैं, ग्रामीण जो विकास को लेकर, रूरल डेवलपमेंट को लेकर जो प्रतिनिधि हैं, ग्रामीण विकास को लेकर खास तौर से जो प्रतिनिधि हैं, जन रिप्रेजेंटेटिव है, उन प्रतिनिधियों में से 2 प्रतिनिधियों का मनोनयन करेगी और ये मनोनयन कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो इसके अंदर कितने मेंबर हो गए? 3, 2, 1 और 2, इतने सदस्य होंगे। अब सॉरी 3, यहां 3 मेंबर होते हैं ना, 3 2 6 और 3 9 मेंबर होंगे। अर्थात इस कमेटी के अंदर कितने मेंबर होंगे? जिला सतर्कता समिति 9 मेंबर प्लस 1 सदस्यों का नाम निर्दिष्ट होंगे, या डीएम करेगा या स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ऐसे ही उपखंड स्तर पर जो कमेटी है इसके अंदर भी विद्यार्थियों जो सदस्य होंगे, इसका अध्यक्ष तो सीधी सी बात एसडीएम होगा, सदस्य होंगे, इनका मनोनयन या तो एसडीएम करेगा या फिर डीएम करेगा। एसडीएम किसका करेगा? जिसका कलेक्टर करेगा उसका एसडीएम करेगा। जैसे 3 सदस्य एससी या एसटी के, 2 सामाजिक कार्यकर्ता सोशल एक्टिविस्ट, जैसे 1 फाइनेंशियल एजेंसी या व्यापारी वर्ग से, खास तौर से जो होगा मार्केटिंग से, व्यापारी वर्ग से जो होगा, मर्चेंट से होगा, उनको लेकर ये मेंबर करेंगे मनोनीत एसडीएम। और जो 3 सदस्य उपखंड ग्रामीण विकास को लेकर जो प्रतिनिधि है, खासतौर से आप जानते हैं मंडल सदस्य जिनको बोलते हैं, उपखंड ग्रामीण जो सदस्य हैं, ऐसे 3 सदस्यों का मनोनयन कलेक्टर यहां करती है, स्टेट गवर्नमेंट यहां करता है कलेक्टर, ये करेगा। और इन 9 सदस्यों को मिलकर ये कमेटी बनेगी। यानी कितने हो गए? 9 प्लस 1। यहां भी इतने सदस्य होते, यहां पे। ये खास बात है। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बताना चाहता हूं जो आपको याद रहे तो थोड़ी सी रखनी है। वो ये रखनी है कि मानव दुर्व्यापार को लेकर, रोकने को लेकर हमने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम भारतीय पार्लियामेंट ने बनाया, जिसके तहत में अनैतिक व्यापार पूरी तरीके से दंडनीय और संज्ञेय अपराध बनाया गया है। और विद्यार्थियों बेगार निषेध को लेकर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान 1976 में कानून बनाया, और इस कानून के अंदर खास तौर से उस सजा का प्रावधान किया गया है, 3 वर्ष की सजा और 2,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। और साथ के साथ इसको लेकर क्रियान्वयन अधिकारी के गठन की व्यवस्था की। कानून के अंदर है ना, ये क्रियान्वयन अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी होगा, जो इसका अध्यक्ष होगा। इनके साथ साथ क्रियान्वयन अधिकारी के साथ साथ जिला स्तर पर जिला सतर्कता समितियों का गठन किया गया, और उपखंड स्तर पर उपखंड सतर्कता समितियों का गठन किया गया। जिला सतर्कता समिति का अध्यक्ष होता है वो पदेन कलेक्टर होता है, और उपखंड सतर्कता समिति का जो अध्यक्ष होता है वो एसडीएम होता है। यह बात आपको बहुत सिंपल और साधारण तरीके से ध्यान रखनी है। इसको ज्यादा आपको दिमाग या दिल लगाने की यहां पर जरूरत नहीं है कि आप यहां बैठ जाएं कि सोचें कि साहब ये तो बहुत हार्ड बात आप कह रहे हैं, ये हमारे कोई समझ में आएगी कि नहीं आएगी, ये पता नहीं। अगली बात, इसी वापस जा रहा हूं मैं, कहां था? शोषण के विरुद्ध अधिकार की मैं बात कर रहा था। और शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर एक आर्टिकल है 24, और 24 आप जानते हैं बाल श्रम पर रोक लगाता है, चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। बाल श्रम सामाजिक समस्या है ना, ये सामाजिक प्रॉब्लम है। बाल और महिला अपराध एक सोशल जस्टिस की मांग करते हैं, सोशल जस्टिस की मांग करते हैं। सामाजिक के अंदर ऐसे कुछ अपराध हैं जो बच्चे और महिलाओं के विरुद्ध होते हैं, वो टॉपिक हम देख रहे हैं। ये एक प्रकार का सामाजिक अपराध है जो गरीबी का कारण भी है और गरीबी का परिणाम भी है। ये गरीबी को जन्म भी देता है और ये गरीबी के कारण पनपता भी है। इस बाल श्रम को खासतौर से विनियमित करने के लिए, इसको प्रोहिबिट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए
हमारी पार्लियामेंट ने इसको लेकर एक कानून 1986 में बनाया, जिसे आप चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के नाम से जानते हैं। यह कानून बनाया हुआ है। यह दंडनीय अपराध संविधान में घोषित नहीं है, ध्यान रखें। यह दंडनीय अपराध 23 है ना, वो दंडनीय अपराध, ये संविधान में दंडनीय अपराध घोषित। संविधान का मतलब हमारे फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 24 में नहीं है, कानून में तो है ही दंडनीय अपराध। यह कानून बनाया गया और इसके द्वारा मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, इसमें जो 26 सेक्शंस है उसमें इनको लेकर बहुत सारे प्रावधान किए हुए हैं। यदि कोई चाइल्ड लेबर करवाता है तो क्या होगा, किन किन सेक्टर्स के अंदर कौन कौन से इस प्रकार के पेशे हैं जिसमें चाइल्ड लेबर पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, और ऐसे कौन से पेशे हैं जिसके अंदर करवा तो सकते हैं मगर रेगुलेट होंगे। इस प्रकार से कौन से प्रोसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं जिसके अंदर आपको चाइल्ड लेबर करवा ही नहीं सकते। आप जानते हैं इस एक्ट के अंदर 18 इस प्रकार के पेशे हैं, कितने 18, जो चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते। इस अनुसूची 1 के अंदर जो ए है पार्ट, उसके अंदर है, और पार्ट बी के अंदर आपको पता है 65 इस प्रकार के प्रोसेस हैं जो आप चाइल्ड लेबर जा नहीं करवा सकते। मैं विद्यार्थियों इसकी बात करूंगा अगली क्लास के अंदर, और आपसे यह कहूंगा कि स्वतंत्रता से पूर्व इसको लेकर खासतौर से फैक्ट्री एक्ट जो लॉर्ड रिपन द्वारा बनाया गया, वहां से लगाकर अंग्रेजी काल के अंदर चाइल्ड लेबर को रोकने को लेकर कौन कौन से कानून बनाए गए। अंग्रेजी काल के बाद चाइल्ड लेबर को रोकने को लेकर हमने कौन कौन सी कोशिश की, और हमारा भारत सरकार का लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा खासतौर से जो इसको लेकर कमिटियां गठित की गई, जिनकी सहस्तुतियों के आधार पर ये कानून बनाए गए, रूल्स बनाए गए, और वर्तमान में ये कानून और रूल्स किस प्रकार से काम करते हैं, इसकी बात मैं आपसे अगले क्लास में करूंगा। अर्थात बाल श्रम इन चाइल्ड लेबर हमारा अगला टॉपिक रहेगा, जबकि ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि चाइल्ड लेबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बाल अपराधों से रिलेटेड में मेरा अंतिम टॉपिक होगा। धन्यवाद।